आज के वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की दशा में कमीशन एक एक्सपेंसेस है जिसे कंपनी अपनी पुस्तकों में डेबिट करेगी। अभिगोपित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में शेष अंश अंडरराइटर्स को लेने होंगे। इस दशा में अंडरराइटर अपना कमीशन काटकर शेष राशि का भुगतान कंपनी को कर देती है। इस स्थिति में अभिगोपकों को कमीशन उन अंशों पे मिलेगा जिसके लिए उन्होंने अनुबंध किया था, यानी जितने अंशों की उन्होंने गारंटी दी थी उतने अंशों पर उन्हें कमीशन दिया जाएगा। इस प्रकार से कमीशन उन अंशों पर भी दिया जाएगा जो अभिगोपों ने स्वयं खरीदे हैं। फर्म अभिगोपन की स्थिति में यानी फर्म अंडरराइटिंग की स्थिति है तो कमीशन तभी दिया जाएगा जब ऐसे अंश अभिगोपित अंशों में शामिल हो, यानी प्रश्न में क्लियर सूचना है कि फर्म अंडरराइटिंग आपके अनुबंध किए गए अंशों में शामिल है तब तो उन पर कमीशन दिया जाएगा, अदरवाइज फर्म अंडरराइटिंग के अंशों पर कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इसके एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज जो हम करते हैं उसमें पहली एंट्री बनती है जब कमीशन हमारा दे होता है, ड्यू होता है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, तो एंट्री बन जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। जिसके भी पक्ष में दे होगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कमीशन हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। जितने भी अंश अभिगोपक को खरीदने पड़ रहे हैं, जो कि टोटल लायबिलिटी निकल रही है, उस टोटल लायबिलिटी को जो अंश इशू किए जाएंगे उस अंश इशू करने की एंट्री बन जाएगी हमारी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी शेयर्स को अलॉट करेंगे उस हमारी एंट्री बन जाएगी, उसके खाते को ड्यू कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि डिबेंचर इशू किए गए हैं या प्रेफरेंस शेयर की स्थिति है तो इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर का नाम आ जाएगा। जितने भी अंश अंडरराइटर्स को खरीदने पड़े हैं उसमें जो राशि उनको कंपनी के पक्ष में दे होगी उसमें से कमीशन काट के वो शेष राशि का भुगतान कंपनी को कर देगा। तो शेष राशि प्राप्त होने पर कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। यदि अंश बहुत कम खरीदने पड़ रहे हैं या हो सकता है ना भी खरीदने पड़े और कमीशन उसका ज़्यादा हो तो हमारी इसकी रिवर्स एंट्री भी हो सकती है, हो सकता है कंपनी को भुगतान करना पड़े कमीशन को अंडरराइटर्स को। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सामान्यतः ऐसी स्थिति कम ही होती है, लेकिन यदि ऐसी है कि भुगतान हमें करना पड़ रहा है कंपनी को तो एंट्री बन जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कमीशन को अपन साल के एंड में एंड ऑफ द ईयर पे इसको क्लोज कर देंगे हम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो रिजर्व अकाउंट ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे भी आपको राइट ऑफ करना है टू अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये हमारी एंट्रीज बनती है कमीशन की इन दी बुक्स ऑफ कंपनीज। पहली कमीशन ड्यू होने की, सेकंड जो अंश उसको खरीदने पड़ रहे हैं उनको इशू करने की, थर्ड बैलेंस अमाउंट का या तो पेमेंट करना है या फिर हमको रिसीव करना है और लास्ट में कमीशन को क्लोज करने की। यदि प्रश्न में कमीशन खाते को राइट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है तो इस संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी होगी। अभिगोपन कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ P&L से किश्तों में अपलिखित कर दिया जाता है। तो किश्तों में अपलिखित करने की दशा में प्रत्येक वर्ष प्रविष्टि संख्या हर साल यदि कुछ किश्तों में हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो हर साल हमारी लास्ट एंट्री बन जाएगी जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(3) के अनुसार जिन कंपनियों को अपनी वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार करने होते हैं वे कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को अधिमान अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर निगम में जो डिस्काउंट देते हैं या इशू करने में जो कमीशन दिया है या प्रीमियम एक्सपेंसेस किए हैं उनको अपलिखित करने में प्रयुक्त नहीं कर सकती। यानी जो भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है उसको अपन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में या प्रीमियम एक्सपेंसेस आदि को राइट ऑफ करने के काम में नहीं ले सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसको कैसे एंट्रीज बनानी है। तो एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को समामेलित होने वाली वाई लिमिटेड का समामेलन हुआ और उसने 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंशों का सममूल्य पर निर्गमन करने हेतु आवेदन पत्र मांगते हुए एक प्रविवरण जारी किया। यानी 1 जनवरी 2020 को उसने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जिनकी वैल्यू है 10 ईच। इसको 3 ABC 3 अंडरराइटर से इसको हमने अंडरराइटिंग करवाया है। इसमें A ने गारंटी दी है 10,000 शेयर्स की, B की जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो 6,000 शेयर्स हैं और C की जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो हमारी 4,000 शेयर्स है।
16,000 अंशों के लिए हमें एप्लीकेशन मिली है, जिसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशन थी वो ए के फेवर में थी 8,000, बी के फेवर में है 2,840 एंड सी के फेवर में है 4,160 शेयर्स की। प्रत्येक अंडरराइटर को शुद्ध दायित्व याद करना है और ये मानते हुए कि आवश्यक जानकारी देनी है कि अभी कूपन कमीशन 2.5% की दर से दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन नहीं है, यहाँ पे कमीशन 2.5% ही देना तय हुआ है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इनकी नेट लायबिलिटी। यहाँ पे ए बी सी तीनों ने जो अंश जिनको दी है ग्रॉस लायबिलिटी, वो है इनकी इसमें ए की है 10,000 शेयर्स, बी की है 6,000 शेयर्स और सी की है 4,000 शेयर्स। तो हमारा जो रेशियो है लायबिलिटी का वो हो जाएगा 5:3:2। टोटल है हमारे ये 20,000 शेयर। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन को हम लेस कर देंगे सबसे पहले, तो लेस हो जाएगी इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स, इसमें ए के फेवर में है मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, बी की है 2,840 एंड सी की है 4,160। तो टोटल हमारी हो जाएगी 15,000। इसको हम लेस कर देंगे तो हमारी ए की लायबिलिटी भी बच रही है 2,000 शेयर्स की, बी की बच रही है 3,160 एंड सी की बच रही है -160। टोटल 5,000 शेयर्स। चूँकि इसमें सी की माइनस में आ रही है तो जो आपके अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो सिर्फ ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी और सी को भी हमें एडजस्ट करना होगा इसमें। तो पहले हम यहाँ पर सी के शेयर्स एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सेस शेयर्स ऑफ सी, excess shares of C transferred to A and B in the ratio of 5:3। चूँकि रेशियो 5:3 है तो 5:3 में बांट देंगे तो ये हमारे आ जाएंगे इसमें लेस हो जाएंगे 100 शेयर्स, इसमें लेस हो जाएंगे 60 शेयर्स और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 160। तो सी के शेयर्स को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग लायबिलिटी बच रही है वो ए की बचेगी 1,900, बी की बच रही है 3,100 एंड सी की है निल। टोटल 5,000। अब इसमें से लेस करेंगे हम अनमार्क्ड शेयर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड टोटल एप्लीकेशन हमको जो रिसीव हुई थी मार्केट से वो 16,000 थी, जिसमें से 15,000 हमारी मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 1,000 जो सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि सी ऑलरेडी हमारा निल है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो इसमें ए के हिस्से में आ जाएंगे आपकी 625 और बी के हिस्से में आ जाएगी 375। टोटल 1,000। ये निकल जाएगी हमारी नेट लायबिलिटी। यानी ए को परचेज करने हैं 1,275 शेयर्स, बी को परचेज करने हैं 2,725 शेयर्स, सी को कुछ भी परचेज नहीं करना। टोटल 4,000 शेयर्स के हमें इस तरह से लायबिलिटी निकल जाएगी ए और बी की। अब इसमें हम कमीशन कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस लायबिलिटी, कमीशन हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पर निकलेगा। तो ग्रॉस लायबिलिटी थी नंबर ऑफ शेयर्स में ए की 10,000, बी की 6,000 एंड सी की 4,000। टोटल 20,000। कमीशन हमको देना है इस पर। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम फेस वैल्यू, क्योंकि इसमें प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। तो फेस वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू है हमारी एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यहाँ आ जाएगी हमारी 1 लाख रुपीज़, इसकी आ जाएगी 60,000 एंड सी की आ जाएगी 40,000। कमीशन हमेशा निकलेगा फेस वैल्यू पे। कमीशन की रेट यहाँ पर हमें दे रखी है 2.5% ऑफ फेस वैल्यू। तो
ए का कमीशन आ जाएगा 2500, बी का आ जाएगा हमारा 1500 एंड सी का आ जाएगा हमारा 1000। टोटल 5000 रुपीज़ का आ जाएगा हमारा कमीशन ए बी एंड सी का। अब देखिए हम एंट्रीज कैसे करेंगे। जनरल ऑफ वाई लिमिटेड में सबसे पहले एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट से। फर्स्ट जब शेयर्स इशू करेगी कंपनी तो जो जनता ने परचेज किए हैं उसे फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जनता ने 16,000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर टोटल 1,60,000। ये तो पब्लिक ने परचेज किए हैं। सेकेंड इनको हम अलॉट कर देंगे। डेट ऑफ अलॉटमेंट हमारी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे हम बनाते रहे इशू ऑफ शेयर्स में, वैसे इशू ऑफ शेयर्स जैसी एंट्री बन जाएंगी। फर्स्ट दो जो जनता ने जो परचेज किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारी आ जाएगी 1,60,000 से। अब हम कमीशन दे देंगे, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही हम कमीशन दे देंगे अंडर राइटर्स को। कमीशन हमने दिया है ए को 2500, बी को 1500, सी को 1000। इसको पहले हम ड्यू कर देंगे क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए खर्चा है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अंडर राइटर अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट एंड टू सीज अकाउंट। इसमें ए का कमीशन है हमारा 2500, बी का है 1500, सी का है 1000। टोटल कमीशन हमारा आ जाएगा 5000। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट ही हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी जिनको शेयर्स परचेज करने हैं। तो यहाँ पे नेट लाइबिलिटी सिर्फ ए और बी की आ रही है। ए की नेट लाइबिलिटी है 1275 और बी की है 2725। तो ए और बी शेयर्स परचेज करें तो इशू करने की एंट्री बन जाएगी एज अकाउंट डेबिट बीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने ए को इशू किए हैं, इनकी जो नेट लाइबिलिटी है ए की वो है 1275 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर है। ऐसे इसकी है 2725 और एक शेयर है हमारा 10 रुपये का। तो ये आ जाएगा 12,750 और ये आ जाएगा 27,250। टोटल 40,000। अब हम ए और बी का बैलेंस देखेंगे। तो यहाँ पे ए पेमेंट करेगा कंपनी को 12,750। यहाँ पे ए का जो पेमेंट करना है वो 12,750 करना है, जिसमें से वो कमीशन काट लेगा अपना 2500। तो रिमेनिंग अमाउंट को पेमेंट कर देगा। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी बच जाएगी यहाँ पे 10,250 रुपीज़। ऐसे बी को पेमेंट करना है कंपनी को 27,250 जो शेयर्स उसको अलॉट किए थे, उसमें से अपना कमीशन काट लेगा 1500। उसे कंपनी को पेमेंट करना है 25,750 रुपीज़। यहाँ पे सी है, ये कंपनी को पे करेंगे, जबकि सी जो है वो रिसीव करेगा। तो सी को कंपनी को पे करना है नील, कमीशन उसका 1000, तो वो ₹1000 कंपनी से रिसीव करेगा। या ऐसे कहें कि ये जो फिगर है वो तो कंपनी रिसीव करेगी, रिसीव्ड बाय कंपनी, और ये जो है वो है रिसीव्ड बाय सीज अकाउंट। तो ए और बी कंपनी को चुकाएंगे जबकि सी कंपनी से लेगी। तो ए और बी के लिए तो हमारी एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट, जब भी वो देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कंपनी को पेमेंट करेंगे, टू
एज अकाउंट एंड टू बीज अकाउंट। ए यहाँ पे करेगा हमको 10,250 रुपीज़, बी पे कर रहा है 25,750 रुपीज़, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था बैलेंस। टोटल अमाउंट आ जाएगी 36,000। सी को कंपनी पे करेगी, तो जब भी पे करेगी यानी डेट ऑफ पेमेंट, जब भी पे करेगी हमारी एंट्री बन जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक कमीशन पे करना है सी को 1,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमारी बनती है ये एंट्रीज। मैं वापस थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज कर देती हूँ। हम सबसे पहले वही निकालेंगे जिस टेबल हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में देखा था हमने। सबसे पहले हम लेंगे ग्रॉस लायबिलिटी, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन लेस कर देंगे, जो भी निकलेगी उसमें से कोई यदि किसी का नेगेटिव बैलेंस है तो पहले उसके एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे रिमेनिंग शेयर होल्डर में, रिमेनिंग अंडर राइटर्स में। उसके बाद हम उसमें से लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को जो भी बचे हुए शेयर अंडर राइटर्स हैं उनको रेशियो में बांट के दिखा देंगे। लास्ट में निकल जाएगी नेट लायबिलिटी। यदि यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग की सूचना भी होती तो नेट लायबिलिटी में हम फर्म अंडर राइटिंग ऐड करके निकाल लेंगे टोटल लायबिलिटी। ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी इन अंडर राइटर्स को इशू करेगी, या ऐसे कहें कि ये वो शेयर्स हैं जिनको अंडर राइटर्स को क्रय करना है, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी कि जो नहीं बिकेंगे उनको ये क्रय कर लेगी। तो ये इनकी नेट लायबिलिटी है। एक शेयर चूँकि 10 रुपये का है तो यहाँ पर ए को परचेज़ करने पड़ेंगे, उससे फिर हम कमीशन निकालेंगे। कमीशन अपन निकालेंगे हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी, जितनी लायबिलिटी को गारंटी देती है उस राशि पे हमें कमीशन निकालना है। तो ग्रॉस लायबिलिटी यहाँ पे दे रखी है 6,000, 4,000, 10,000। शेयर्स यदि प्रीमियम भी इशू किए हैं तो उसको प्रीमियम के साथ निकालेंगे वैल्यू, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट निकालेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे। जितनी भी राशि पे शेयर्स इशू किए गए उस राशि पर आपको कमीशन निकालना है। यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो वही रेट ले लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो शेयर्स की कंडीशन में 5% और डिबेंचर कंडीशन में हम 2.5% कमीशन निकाल लेंगे। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जो जनता ने शेयर्स परचेज़ किए हैं उनकी फर्स्ट सिंपल जैसे एंट्री हम बनाते आए हैं वैसे ही बन जाएगी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और इसको अलॉट करने की एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद एंट्री शुरू होंगी अंडर राइटर्स की। उसमें फर्स्ट एंट्री बनेगी कमीशन ड्यू होने की। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी अंडर राइटर्स उन सबके नाम आ जाएंगे और ग्रॉस लायबिलिटी पर हम उसमें निकाल देंगे कमीशन। इसके बाद हम निकालेंगे उन अंशों की एंट्री जिनको शेयर कंपनी को इशू करेगी जो अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ रहे हैं। तो जितने भी शेयर्स खरीदने पड़े हैं उसको उसकी इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पे ए और बी को खरीदने पड़ रहे थे तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद इन दोनों एंट्री का यानी कमीशन के एंट्रीज का जो शेयर्स इशू किए उनके पेमेंट की एंट्री का, इन दोनों के एंट्री के एडजस्टमेंट का जो बैलेंस बचेगा उससे हमारी एंट्री बनेगी कि हम कंपनी को पे कर रहे हैं या कंपनी अंडर राइटर्स को पे कर रही है। तो यहाँ पे ए और बी कंपनी को पे कर रहे हैं तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। चूँकि सी का नेट लायबिलिटी नील आ रही थी तो सी को कंपनी कमीशन पे करेगी जिसकी एंट्री बन जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए नहीं कहा गया है, यदि कहा गया होता तो लास्ट में हमारी एक एंट्री और बन जाती स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 5,000 रुपीज़ से। जो यहाँ सूचना नहीं है तो हमें राइट ऑफ की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही।